हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। सो ये एक रिवीजन वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी 8th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं सबको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और आपके नाम भी याद रखने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर में हमें समझना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सो हमारी हेडिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी हैं और फो मतलब कि दुश्मन भी हैं। अभी हम दोनों चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे वो दोस्त कैसे हैं, फिर देखेंगे वो दुश्मन कैसे हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। माइक्रो प्लस में ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, इतना छोटा जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि ऐसी चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर लाइफ हो, जिसके अंदर लाइफ हो। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ लाइफ। ये चीज़ आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें। ऑर्गेनिज्म इक्वल्स टू इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेसिकली हमारे 4 ग्रुप हैं: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गिया, ठीक है। अभी हम समझाएंगे कि ये क्या होता है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, टेंशन ना लें। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि सिंगल सेल्ड, यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते 4 तरह के हैं: बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही सेल उस पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बना रही है। वहीं पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। अभी हमने कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन डाला था, काफ़ी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। तो यहाँ पर एस्परजिलस जो आपको राइट आंसर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि एस्परजिलस मल्टी सेलुलर फंगाई है, ठीक है। और यहाँ पर जो मॉस्क्यूटो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। मॉस्क्यूटो इज नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। सो हाँ, मूविंग टू आवर टॉपिक। सबसे पहले देखिए सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड, जिसके अंदर एक ही सेल है। इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से होते हैं। देखिए, यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सिंगल सेल एल्गी, ठीक है। अब देखो, बैक्टीरिया के कई सारे एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया के कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के आपके फेवरेट एग्जाम्पल कौन से बनेंगे? पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है। ये प्रोटोजोआ के फेवरेट एग्जाम्पल है, सबको याद होते हैं, पैरामीशियम और अमीबा, है ना। उसके बाद आता है सिंगल सेल एल्गी। सिंगल सेल एल्गी का एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमनस, ठीक है। क्लेमाइडोमनस, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में देखो फंगाई आती है सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर अगर सिंगल सेल में मैं देखूँ तो एक ईस्ट आता है। अभी ईस्ट के बारे में हम बात करेंगे। ईस्ट का मैं आपको समझाऊंगा कि ईस्ट के बारे में क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मोर देन 1, एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई है, उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर फंगाई इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फंगाई की बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि एस्परजिलस, एस्परजिलस इज अ फंगाई, है ना, जिसे ब्लैक मोल्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एल्गा या फिर एल्गी। एल्गी में बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है आपका? एल्गी में आपको होता है ना कि स्पायरोगायरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, मैंने ईस्ट के बारे में बताया था। देखो ध्यान से समझना क्या कहना चाहता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एल्गी आ रहा है, और एल्गी का एक स्पेशल कौन सा आ रहा है? क्लेमाइडोमनस। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप इस चैप्टर में जब भी पढ़ें तो एक चीज़ याद रखें कि जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगाई हैं, ये ग्रुप्स हैं। इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे थे कि जो ये एल्गी है, एल्गी के अंदर सिंगल सेल एल्गी भी होती है और मल्टी सेलुलर एल्गी भी होती है। सिंगल सेल एल्गी क्लेमाइडोमनस, मल्टी सेलुलर एल्गी स्पायरोगायरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यूनिसेलुलर फंगाई भी होता है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना। यूनिसेलुलर
फंगाई भी होता है। और आपसे एग्जाम में अगर कभी पूछे, ये बहुत टफ क्वेश्चन बनता है कि यूनिसेलुलर फंगाई का एग्जाम्पल बताओ। यूनिसेलुलर फंगाई का एग्जाम्पल होता है ईस्ट। याद रखना, ईस्ट इज द ओनली वन यूनिसेलुलर फंगाई। जितने भी फंगाई होते हैं सभी के सभी मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट ही उनमें से एक ऐसा है जो यूनिसेलुलर फंगाई है। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर मैंने आपको बताया फंगाई में कौन आएगा, मल्टीसेलुलर में एस्परजिलस और यूनिसेलुलर में ईस्ट। और एल्गा भी यहाँ पर मल्टीसेलुलर में स्पायरोगायरा और सिंगल सेल्ड में क्लेमाइडोमोनास। ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वायरस भी तो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। वायरस ऐसे प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, वायरसेस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। किसी चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, वो होता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो खुद से रिप्रोड्यूस कर सके। डियर स्टूडेंट, वो खुद से रिप्रोड्यूस कर सके। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो खुद से रिप्रोडक्शन करेगा, खुद से डिवाइड हो जाएगा, फिजन कर लेगा। फिजन जैसे अमीबा डिवाइड होता है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उसी तरीके से बैक्टीरिया होते हैं। प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा होता है, स्प्लिट हो जाता है अमीबा, है ना, तो अमीबा खुद से डिवाइड कर रहा है। एल्गी में भी यही चीज़ें होती हैं, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है एल्गी में। ठीक है, वहीं पर जो ये फंगाई होते हैं इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और ईस्ट में तो बडिंग होता है, सबको पता है ईस्ट में। ओहो, मार कर गया यार। हाँ, तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में बडिंग होता है, ये बात सबको पता है। बट वायरसेस के अंदर क्या होता है, वायरसेस ऐसे प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, वायरसेस ऐसे प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, याद रखना, जिनको डिवाइड करने के लिए एक प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल या फिर फंगल सेल चाहिए होती है। जब वो इन सेल के बाहर होते हैं, आउटसाइड देयर बॉडी होते हैं, जब उन्हें ऐसा कोई होस्ट नहीं मिल रहा होता। क्या नहीं मिल रहा होता, होस्ट नहीं मिल रहा होता। अब होस्ट क्या होता है, अब होस्ट को समझना बहुत आसान है। जैसे आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ के ऊपर कभी कभी अमरबेल की वो चढ़ जाती है ना, वो प्लांट होता है, पेड़ का पूरा न्यूट्रिशन सक कर रही होती है। मतलब कि जो मेन बॉडी होती है, जो मेन ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, उसके ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म उसमें से फ़ायदे निकाल रहा होता है अपने मतलब के लिए। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं होस्ट, और जो उसके ऊपर है यानी जो यूज़ कर रहा है उसे बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो वायरसेस कैसे होते हैं, पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। और वायरसेस जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होंगे तब ये डेड होंगे, लेकिन जैसे ही ये लिविंग सेल के अंदर चले जाएंगे, ये सेल प्लांट की हो सकती है, फंगाई की हो सकती है, बैक्टीरिया की हो सकती है, ह्यूमंस की हो सकती है। ठीक है, जब ये इन सेल्स के अंदर चले जाते हैं तब वहाँ पर ये रैपिडली, लगातार तेजी के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आउटसाइड द लिविंग बॉडी दे आर डेड, बट इनसाइड द लिविंग बॉडी दे आर लिविंग। सो वायरसेस को हम ना तो कह सकते हैं कि ये ट्रूली लिविंग है और ये ट्रूली डेड है, तो वायरसेस को ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया गया, याद रखना है। पर वायरसेस सबसे छोटे होते हैं अगर साइज की बात करें। ठीक है, और अगर आपसे कोई कहे कि सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, इसका आंसर आता है माइकोप्लाज्मा। ये भी हमने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन पूछा था। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चंस नहीं देखते तो देखा करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कुछ हमारे लिए दोस्ती वाला काम। सो यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं। अब कैसे फ्रेंडली होते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर थोड़ा फास्ट चलेंगे, रिवीजन वीडियो है, सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, बट समझ आपको आएगा, टेंशन ना ले। डियर स्टूडेंट, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कॉन्सेप्ट्स भी आपको अच्छी तरह रिवाइज होंगे, अच्छी तरह बिल्ड होंगे। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस का मतलब होता है घर, होल्ड मतलब घरेलू समझ जाओ, जो घर पे बनते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, दही। क्या है, दही। दही यानी कि कर्ड। अब कर्ड को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया चाहिए होता है। मेरे जितने भी यहाँ पर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे डियर स्टूडेंट्स, सभी के सभी कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे कि कर्ड को बनाने के लिए, दही को बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये आपका काम है, आपको लिखना है। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम आपको कमेंट में लिखना है, वो दही बनाता है। क्या बनाता है, दही। दही कैसे बनती है, दूध में उस बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है, दूध में उस बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है। वो होता है ना जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको जामुन बोलते हैं, अब आपके वहाँ मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो उसे डाल दिया जाता है दूध में, वो भी लिक्विड होता है, उसको दूध में डाल दिया जाता है। जैसे ही दूध का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो दूध के अंदर क्या होता है बच्चे, प्रोटीन होता है। दूध के अंदर क्या होता है, प्रोटीन। वो प्रोटीन वाला पार्ट सॉलिड होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, सॉलिड होने लग जाता है। पहले दूध लिक्विड था लेकिन अब वो सॉलिड हो गया है, तो यहाँ पर हमें दही मिल जाती है। और ये होता किसकी वजह से, उस बैक्टीरिया की वजह से। वो बैक्टीरिया लगातार डिवाइड कर रहा होता है बहुत तेजी के साथ, जिसकी वजह से दूध का प्रोटीन वाला पार्ट जम जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर हाउस होल्ड प्रोडक्ट का एक और एग्जांपल होता है, जैसे कि केक बनता है। केक कैसे बनता है, मैदा लिया जाता है, मैदा में ईस्ट डाल दी जाती है, मैदा में ईस्ट डाल दी जाती है।
अब वो मैदा बाद में फूल जाता है क्योंकि ईस्ट जो है वहाँ पर लगातार रिप्रोडक्शन कर रही होती है, और जब लगातार वहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है तो ईस्ट CO2 गैस को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो केक बना है, पेस्ट्री बनी है, वो फ्लफ़ी हो जाती है, नरम हो जाती है। ठीक है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमें यहाँ पर दो चीज़ें देखनी, दूध बनता है, दूध नहीं दही बनता है, और केक वगैरह बनता है। बेकिंग इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल होता है कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ वी आर मूविंग टू द कमर्शियल प्रोडक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कमर्शियल प्रोडक्ट्स, देखो ध्यान से। वाइन, अल्कोहल, ये सब बनते हैं कमर्शियल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, वाइन और अल्कोहल कमर्शियली आते हैं। अब कमर्शियल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? कई बच्चों का डाउट था, फुल वीडियो में मैंने ऊपर से बता दिया कि कमर्शियल प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, कमर्शियल का मतलब होता है जिनको कंपनीज बनाती हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिससे कंपनीज का डायरेक्ट फ़ायदा होता है। उन्हें पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ दे हैव टू जस्ट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स जिससे पब्लिक उसे कंज्यूम कर सके, तो इन्हें बोलते हैं कमर्शियल प्रोडक्ट। बेसिक भाषा में मैंने आपको समझा दिया। तो कमर्शियल प्रोडक्ट कंपनीज द्वारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाए जाते हैं ताकि नॉर्मल पब्लिक उसे खरीद सके। अब उनका फ़ायदा हो नुकसान हो, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अल्कोहल और वाइन बनाई जाती है, किसकी हेल्प से बनती है? ईस्ट की हेल्प से बनती है बेटा। ईस्ट की हेल्प से कैसे बनती है? देखो, सबसे पहले नेचुरल शुगर लिया जाता है। कहाँ पर लिखूँ? यहाँ पर लिख देता हूँ, नेचुरल शुगर। देखो ध्यान से, नेचुरल शुगर प्लस में ईस्ट और नेचुरल शुगर का जब कंबाइन किया जाता है तो वहाँ पर अल्कोहल बनता है। ईस्ट और नेचुरल शुगर से अल्कोहल बनता है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि कौन सी प्रोसेस अल्कोहल बनाती है, उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या होता है उसे? फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होता है? देखो, सबसे पहले क्या करा जाता है, जो व्हीट होता है, जो अनाज होता है, उसके दाने निकाले जाते हैं। अनाज के अंदर क्या होता है? नेचुरल शुगर होता है। जब वो नेचुरल शुगर और ईस्ट आपस में रिएक्ट करते हैं, ध्यान से समझना, तो वहाँ पर एक लिक्विड सब्सटेंस बन जाता है। वहाँ पर लिक्विड सब्सटेंस बन जाता है जिसे बोलते हैं अल्कोहल। और जिस प्रोसेस से ये नेचुरल शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं उसे बोला जाता है फर्मेंटेशन। एंड फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस थी, इसको डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि जो नेचुरल शुगर होते हैं वो कहाँ से आते हैं। राइस हो सकता है, व्हीट हो सकता है, क्रश्ड फ्रूट हो सकता है, जैसे कि जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप, उनको क्रश करके पता नहीं क्या क्या करके बनाया जाता है उनका, उनसे नेचुरल शुगर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है। वाइन एंड अल्कोहल आर द कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच आर क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा था? ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, मेडिसिनल यूजेज। मेडिसिनल यूजेज में आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब मेडिसिनल क्या होता है? मेडिसिनल तो वही होता है जो दवाई वगैरह होती है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है एंटीबायोटिक्स बनते हैं किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। बैक्टीरिया और फंगाई, दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी हेल्प से क्या बनती हैं? एंटीबायोटिक्स बनती हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरियल या फिर फंगल ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। यानी कि मान लीजिए किसी को कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसको एंटीबायोटिक्स खिलाई जाएंगी। किसी को कोई बैक्टीरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, उसे एंटीबायोटिक्स खिलाई जाएंगी। अब यहाँ पर बैक्टीरिया वाली बीमारी कौन सी हो सकती है? किसी को बहुत खतरनाक बीमारी होगी, मान लीजिए यहाँ पर बैक्टीरिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो वो हो सकता है टाइफॉइड। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। इसकी वजह से टाइफॉइड जैसी बीमारी होती है और इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है। और एंटीबायोटिक्स की आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब तक डॉक्टर आपको उसे लिखता है, मान लीजिए आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, अब आपको तो पता नहीं है कि क्या हुआ, डॉक्टर को पता है। डॉक्टर आपको 5 दिन की गोली लिख के दे देगा, 5 दिन की मेडिसिन लिख के दे देगा। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप 5 दिन उन मेडिसिन को रेगुलर लें। अगर आप रेगुलर नहीं होते तो फ्यूचर में वो जो बैक्टीरिया थे वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपकी जो ये वाली मेडिसिन है ना, फ्यूचर में काम नहीं आएंगी। इसलिए अभी आप अपने मेडिसिन को कंप्लीट लें जिससे आपका जो वो बैक्टीरिया है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। सो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स विच आर यूज्ड टू stop the growth of fungal and bacterial infections and these are created with the help of bacteria and fungi। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है एक और इसका मेडिसिनल यूज आता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने सुना होगा कि जो कोविड सेशन आया था, जो मतलब कोविड हुआ था तो लोगों को वैक्सीन लग रही थी। अब वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक इंजेक्शन होता है, लिक्विड होता है, ऐसे मानिए। उसके अंदर क्या होता है? मान लीजिए हमने लगवानी है कोविड की वैक्सीन, तो कोविड की वैक्सीन में क्या होगा? कोविड की वैक्सीन में मरे हुए या फिर कमज़ोर कोरोना के वायरसेस होंगे। क्या होंगे? कमज़ोर कोविड के वायरसेस होंगे, उनको आपकी बॉडी में डाल दिया जाएगा।
जब ये कमज़ोर वायरसेस आपकी बॉडी में एंट्री लेंगे तो आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, जिसे बोला जाता है इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम, वो देखेगा कि यार ये बड़े कमज़ोर से वायरस आ रहे हैं, इनको तो हम हरा सकते हैं। तो वो जो सिपाही होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, इम्यून सेल्स होती हैं, वो उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देंगे और उनको हरा देंगे। और जब आपकी बॉडी में एक्चुअल कोरोना आएगा तो आपकी बॉडी जो है वो ट्रेंड हो चुकी है, आपकी बॉडी की इम्यून सेल्स अच्छी तरह ट्रेन हो चुके हैं, अब वो उनको ख़त्म कर देंगे। इसको ऐसे समझिए कि मैं आपको कहूँ कि आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और मैं आपको सिलेबस ना बताऊँ तो आप कर पाओगे एग्जाम तैयारी? नहीं कर पाओगे ना। वहीं पर मैं आपको सिलेबस बता दूँ कि ये चीज़ आएंगी और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, इतने नंबर का आएगा और एग्जैक्ट ऐसे ही आपको करना है। तो अगर मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी तो आप उसे अच्छी तरह कर पाओगे ना, कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को ये बता देती है कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर वायरस आपकी बॉडी में आएगा, इसी तरह का आएगा, आपको अटैक करना है, ठीक है। तो वैक्सीन का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है एंटीबॉडीज़। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो ये वैक्सीन होता है, ये वैक्सीन वर्क क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। वो इम्यून सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमारी ह्यूमन बॉडी डिफेंस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये वायरस और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको ख़त्म करने का काम करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये वायरसेस और बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती हैं एंटीबॉडीज़। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं हम इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, यानी कि इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़ायदे होते हैं किनके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। अब इन्वायरमेंट में देखिए दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या है? देखिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन अवेलेबल है। इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट यूज़ नहीं कर सकता, इसको हमें सबसे पहले यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कच्चा आलू खाओ, कच्चा आलू खा जाओ, तो क्या आप कच्चा आलू खा जाओगे? नहीं, आपको उसे प्रिपेयर करना होगा ना, उसमें नमक मसाला उबालना होगा, जो भी करोगे। तो एक पूरी प्रोसेस होती है जिसके तहत आप उसे खाने लायक बना लेते हैं। उसी तरीके से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, प्लांट्स उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, सबसे पहले उसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जिससे वो उसको यूज़ कर सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक एसोसिएटेड। फ्री लिविंग वाले जैसे कि नोस्टॉक, एनाबिना, ये फ्री लिविंग रहते हैं, अलग अलग घूम रहे होते हैं, इधर उधर रहते हैं पूरे ज़मीन में और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला जैसे कि राइजोबियम, ये जो है वो जो प्लांट होता है जैसे कि ग्राम हो गया, उसकी नोड्यूल्स जो होते हैं ना, गांठ होती हैं, उसमें प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपका फर्स्ट इन्वायरमेंटल बेनिफिट हो गया। इसके अलावा दूसरा इन्वायरमेंटल बेनिफिट जो है वो है डिकम्पोजिशन। देखिए हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको साफ करने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया और फंगाई ही तो करेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज कर देगा कंप्लीटली उस ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद वहाँ पर फंगाई ग्रो हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको थोड़े आगे की बता दी, बस ये याद रखना डिकम्पोजिशन वाला जितना भी काम है वो सारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। तो ये हमारे लिए इन्वायरमेंट में साफ़ सफाई का काम भी तो कर रहे हैं ना, क्योंकि मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, प्लांट है, वो डेड हो गया, अब उसकी साफ़ सफाई यानी कि उसको गायब करना, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में डालना, ये काम कौन कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इन्वायरमेंटल बेनिफिट हो गया ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चार तरह से हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्ती वाला काम कर रहे थे। आपको कमेंट में लिखना है चारों कौन कौन से फायदे हैं, हाउस होल्ड, कॉमर्शियल, मेडिसिनल एंड इन्वायरमेंटल। जल्दी से 4 पॉइंट कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में अपना नाम दिया था उनमें से कौन कौन बच्चा एक्टिव है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लेते हैं कि भैया ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे नुकसानदायक है, हार्मफुल हैं। थोड़ी देर पहले तो दोस्त थे लेकिन अब ये दुश्मन बन गए, दोस्त बना दुश्मन करके दिखाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। सो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कैसे करते हैं, मतलब कैसे हमारे लिए बुरे हैं, कैसे नुकसान देते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे कॉज डिजीज़, सबसे बड़ी बात है डिजीज़ कॉज करते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। याद रखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। ज़्यादातर जितनी भी डिजीज़ हमें होती हैं वो सारी की सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, ठीक है। कोई थोड़ी बहुत वैसी डिजीज़ तो होती नहीं है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की देन है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि ह्यूमन्स के केस में बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। अब ह्यूमन के केस में जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब की सभी डिजीज़ किसकी वजह से हो रही हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में जो फुट माउथ डिजीज़ होती हैं ये कौन की वजह से हो रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। एंथ्रेक्सिस डिजीज़ है वो किसकी वजह से हो रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी डिजीज़ कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स।
जैसे कि प्लांट में अगर हम देखते हैं तो प्लांट के केस में क्या होता है, रस्ट लग जाता है वीट को, यानी कि जो गेहूं होता है ना उसमें कुछ रेड रेड निशान हो जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रस्ट ऑफ वीट हो जाता है। येलो वीन मोज़ेक डिजीज़ हो जाती है। और सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर जो आपका वो होता है ना, नींबू होता है जो खट्टे आपके जो होते हैं क्या बोलते हैं वेजिटेबल, उसमें सबसे आगे आता है नींबू का नाम। तो नींबू जो होता है उसमें सिट्रस कैंकर लग जाता है, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो बहुत सारी बीमारी यहाँ पर होती हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के केस में, जैसे कि टाइफाइड हो गया और कॉलेरा हो गया। सो यहाँ पर सब डिजीज़ का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक पूरी डिजीज़ की टेबल दिख रही होगी, इस टेबल को एक बार आप जरूर देख लें या फिर अपनी एनसीईआरटी से ज़रूर एक बार पढ़ लें। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी याद करने वाली, तो आपको ये याद करनी होंगी डियर स्टूडेंट्स। इनमें से आप बेसिक बेसिक डिजीज़ याद कर सकते हैं जो आपको नॉर्मल कॉमनली आपने देखी होंगी या फिर आपने सुना होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर फूड पॉइजनिंग का मतलब आप ऐसे समझेंगे कि जो फूड होता है वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फूड में जहर लग जाता है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता पर कुछ इस तरह का ही होता है। देखिए होता क्या है, हमारे आसपास पूरे जगह पर इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उसमें कुछ हार्मफुल है तो कुछ उसमें फ्रेंडली हैं। अब मान के चलिए कि हमने यहाँ पर फूड रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, उसको हमने ढका नहीं है, मॉइस्चर यहाँ पर कमरे में है, नॉर्मल सब जगह मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो हमने फूड को रखा हुआ है यहाँ पर। अब क्या होगा अगर हम उसे ऐसे ही 1-2 घंटे के लिए रखा छोड़ दें, ठीक है, और टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज है, वहाँ पर मॉइस्चर है, तो क्या होगा वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाएंगे, बहुत रैपिडली ग्रो करने लग जाएंगे, और वो उस फूड के ऊपर कुछ ऐसे मटेरियल्स सिक्रेट कर देंगे जिसकी वजह से फूड जो है वो जहरीला बन जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। यहाँ पर इस फूड में लगातार बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे होंगे या फिर अपना वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या फिर जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं वो इस फूड के अंदर आ रहा है। अगर आपने इस फूड को खा लिया, अगर किसी ने इस फूड को खा लिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस बच्चे को या फिर उस आदमी को, औरत को जिसने उसे खाया है, उसके पेट में दर्द हो जाए। और इवन इस केस में बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस देखे जाते हैं, यानी कि डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो आपको अपना फूड जो है उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। स्कूल में लंच करते हो तो उसे तुरंत कंज्यूम कर लो, ऐसा नहीं है कि लंच यहाँ पर रखा हुआ है बाहर चले गए खेलने, ये काम मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो फूड है उसको जो है खराब कर दिया जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग। यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड, एक होता है केमिकल। पहला हम पढ़ लेते हैं केमिकल मेथड, फूड प्रिजर्वेशन के। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ फूड गेटिंग स्पॉइल्ड, यानी कि फूड को खराब होने से बचाने वाली जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। और फूड प्रिजर्वेशन क्यों करी जा रही है, क्योंकि भैया फूड पॉइजनिंग हो रही है। अगर फूड पॉइजनिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर हो रही है फूड पॉइजनिंग तो ज़रूरत पड़ेगी हमें फूड प्रिवेंशन की, प्रिजर्वेशन सॉरी, फूड प्रिजर्वेशन। द प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। अब सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में देखिए यहाँ पर आपको 2 केमिकल्स के नाम याद होने ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। इधर देखिए सोडियम बेंजोएट, याद रखना, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड, 2 यहाँ पर केमिकल्स हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिसल्फाइड। इनका यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। केमिकल्स हैं, ये बैक्टीरियल फंगल को वहाँ पर ग्रो नहीं होने देते और फूड को लंबे समय तक टिका रहने देते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड केमिकल मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन की। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या क्या हो सकता है, सॉल्ट, सॉल्ट यानी कि नमक। देखो सॉल्ट और शुगर क्या करते हैं, सॉल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है। सॉल्ट क्या करता है, शुगर क्या करता है, वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है ना, फूड के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर होता है, उसको कहीं ना कहीं वो ख़त्म करने लग जाता है। सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट किस किस को प्रिजर्व करता है, याद रखना है, सॉल्ट जो है वो पिकल्स होते हैं और मीट होती है, फिश होती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। वहीं पर जो शुगर होते हैं ये जैम, जेलीज, इनमें यूज़ किया जाता है। ऑयल एंड विनेगर जो है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए और मीट वगैरह हो गए, इनको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑयल एंड विनेगर का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोसेस आती है डियर स्टूडेंट, जिसे बोला जाता है पैस्चराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, मान लीजिए जो दूध होता है, यहाँ पर दूध जो होता है उसको क्या करा जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए हीट किया जाता है, देन उसे सडनली चिल कर दिया जाता है। फ्रेंड्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लोअर टेम्परेचर पर जिंदा रहते हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हायर टेम्परेचर पर जिंदा रहते हैं। हमने क्या करा, हमने 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, दूध को हीट करा 70 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 15 to 30 सेकंड्स, ठीक है, सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए नहीं, सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लो टेम्परेचर वाले बैक्टीरिया थे, यानी कि जो कम टेम्परेचर पर जिंदा रहते थे,
वो बैक्टीरिया ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से मर गए। वहीं पर तुरंत हम क्या करते हैं, इसको सडनली चिल कर देते हैं, बहुत ठंडा कर देते हैं दूध को तुरंत ही। 15 से 30 सेकंड बाद उसे सडनली चिल कर दिया जाता है। तो जो हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया रहते थे वो लो टेम्परेचर की वजह से मर गए। तो दूध क्या हो गया, प्योर हो गया। इस प्रोसेस को बोला जाता है पैस्चराइजेशन, डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर। तो पैस्चराइजेशन एक अच्छा तरीका है दूध को प्रिजर्व करने का। उसके बाद यहाँ पर आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। ये तो भाई सदाबहार चीज़ें होती हैं, स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोर करके रख लो, उसमें क्या है कि उसका एयर निकाल दो, फिर उसको पैक करके रख दो फूड को, तो वो स्टोर हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो बहुत सारे बाहर के प्रोडक्ट आते हैं ना आपके पास, जैसे कि चिप्स हो गया, कुरकुरा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, इसमें क्या होता है, उसको जो हमारा खाने वाली चीज़ है, मान लीजिए चिप्स आप लेकर आए, तो चिप्स जो है उस पैकेट के अंदर है, उस पैकेट के अंदर एक नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जिससे वो चिप्स या फिर जो भी कुरकुरे आप खाते हो वो सबके सब ठीक रहें। तो स्टोरेज और पैकिंग इस तरह से होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक रिवीजन वीडियो था। रिवीजन वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, बट वी हैव कवर्ड ऑल द मेजर पॉइंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको रिवीजन वीडियो समझ आया, अच्छा लगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सर हमें समझ में आया। अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है और चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो डू अ सब्सक्राइब, इट विल हेल्प अस टू ग्रो मोर। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।